फिल्म एक भविष्य के जापानी समाज में शुरू होती है। सरकार ने विज्ञान के लाल धागे नामक एक जटिल राष्ट्रव्यापी नियम लागू किया है। इस नियम के मुताबिक जब कोई व्यक्ति 16 साल का हो जाता है तो उसे सरकार द्वारा रोमांटिक पार्टनर सौंपा जाता है। भागीदारों को दोनों पक्षों के बारे में व्यापक शोध के बाद चुना जाता है, जैसे कि उनके शौक की आदतें, परिवार और इसी तरह। कानून का मुख्य उद्देश्य सफल विवाह को प्रोत्साहित करना और तेजी से कम जन्म दर का मुकाबला करना है, जो जापान में जनशक्ति की कमी की धमकी दे रहे हैं। इन वर्षों में प्रणाली फलदायी साबित हुई है, क्योंकि लगभग 100% सरकारी व्यवस्थित विवाह संतान पैदा करने में सफल होते हैं और तलाक लेने की संभावना कम होती है। कानून की एकमात्र खामी यह है कि लोग कभी कभी 16 साल की उम्र से पहले प्यार में पड़ जाते हैं और नहीं चाहते कि सरकार उनके प्रेम जीवन में हस्तक्षेप करे। ऐसे मामलों में जो लोग व्यवस्था की अवहेलना करते हैं उन्हें दंड का सामना करना पड़ता है और नागरिकों के रूप में कम विशेषाधिकार प्राप्त होता है। फिल्म का नायक एओआई नामक एक हंसमुख हाई स्कूल लड़की है। वह एक दिन में 16 साल की होने वाली है और आखिरकार अपने जीवन के प्यार को पूरा करने के लिए सुपर उत्साहित है। उनके सभी दोस्त भी उनके लिए रोमांचित हैं, क्योंकि वे जब तक याद कर सकते हैं तब तक 16 साल के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज रात में 12 बजे एओआई को एक संघीय अधिसूचना मिलेगी, जिसमें उसके चुने हुए एक के बारे में सभी बुनियादी जानकारी होगी। वह नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कर सकती और पूरे दिन अपने पैरों पर खड़ी रहती है। घर लौटते समय एओआई अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त यूटा से मिलती है। स्कूल की लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं, क्योंकि वह सबसे अच्छे दिखने वाले छात्रों में से एक है। हालांकि यूटो उनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता है, क्योंकि वह एओआई से प्यार करता है। उसने अक्सर अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश की, पर पीछे हट गया क्योंकि वो बहुत शर्मीला है। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त होने के नाते खुश है, लेकिन अब जब वह प्यार करने वाले किसी को ढूंढने वाली है तो यूटा चिंतित है कि उनकी दोस्ती टूट जाएगी। जैसा कि वे विभिन्न चीजों के बारे में बात करते हैं, यूटो चिढ़ाते हुए उल्लेख करता है कि वह उसका पहला चुंबन था। दृश्य एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जब दोनों अभी भी एक वार्षिक कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय में थे। यूटा को राजकुमार की भूमिका मिली। हालांकि एओआई को एक वाइल्ड फ्लावर सौंपा गया था। वह राजकुमारी इतनी बुरी तरह से बनना चाहती थी कि नाटक के चरमोत्कर्ष पर उसने यूटा को खींच लिया और उसे चूम लिया। वे आज भी इस घटना के बारे में हंसते हैं। अगले दृश्य में एओआई, उसके माता पिता और उसके चाचा उसके घर पर जन्मदिन का खाना खा रहे हैं। यहाँ तक कि एओआई के माता पिता भी अधिसूचना के बारे में उत्साहित हैं, जो केवल कुछ घंटों में निर्धारित है। एओआई के माता पिता भी सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से मिले, लेकिन उनके चाचा अभी भी अविवाहित है। यह हमेशा एक ऐसा विषय रहा है जिसके बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है, इसलिए एओआई इसमें नहीं पड़ती है डंडा। बाद में उसे एक पोशाक दी जाती है जिसे वह बिस्तर पर पहनती है। जैसे जैसे समय बीतता है वह और अधिक घबरा जाती है, लेकिन फिर यूटो उसे कॉल करता है। वे बाहर मिलते हैं और वह उसे उसके जन्मदिन के लिए एक उपहार देता है। यह एक पेंगुइन शो पीस है जो उसके कमरे के साथ अच्छी तरह से चला जाता है। यूटो एओआई के बारे में सब कुछ जानता है, जैसे कि जब वह झूठ बोलती है तो वह अपने बालों को कैसे छूती है। उसे आसानी से पता चलता है कि जब वह अपने बालों को छूती है तो वह घबरा जाती है और दावा करती है कि वह नहीं है। उसे शांत करने के लिए वे फिर से अभिनय करने का फैसला करते हैं कि वह अपने चुने हुए एक से खुद को कैसे पेश करेगी। एओआई खुद के बारे में बात करना शुरू कर देती है, जिससे यूटो को भावनाओं की एक श्रृंखला महसूस होती है, खासकर क्योंकि वह उसे देख रही है जैसे वह अपने प्रेमी को देखेगी। वह उसकी बात काट देता है और अपना प्यार प्रकट करता है। आउई आश्चर्यचकित हो जाती है। वह उसे छूने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह सदमे में पीछे हट जाती है। यूटो अवाक है और माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। इससे पहले कि वे आगे बात कर पाते, वे सोकू के नामक एओआई के मैच से बाधित होते हैं। वह अपना परिचय देता है और उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। आदमी उससे बेहतर है जो उसने कल्पना की थी और डैशिंग रूप से सुंदर है। उसकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध है। एओआई डंडा यूटीओ के बारे में भूल जाती है। वह उन्हें बधाई देता है और उनको अकेले बात करने के लिए छोड़ देता है। एओआई आकर्षक राजकुमार की तरफ उत्साहित होकर मुड़ती है, लेकिन वह जाने से पहले उसको एक समय और जगह बताता है। डंडा बेचारी सवाल करती है कि क्या वह घर लौटने से पहले सपने देख रही है। वे अगले दिन उक्त स्थान पर मिलते हैं, जो एक फैंसी रेस्तरां बन जाता है। हमें पता चलता है कि सोकोक के पिता एक बड़े अस्पताल के अध्यक्ष हैं और सोकोक को किसी दिन धन और स्थिति विरासत में मिलनी चाहिए। वह मेड स्कूल भी जाना चाह रहा है। वह स्मार्ट और महत्वाकांक्षी है, लेकिन बातचीत में इतना अच्छा नहीं है। एओआई अजीबता को काटने के लिए बात करना जारी रखती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सोकुके उसे रोकता है। उसका हाथ पकड़कर बाहर खींचता है, जिससे वो शर्मा जाती है। सोकुके तब उससे पूछता है कि यूटो कौन है, लेकिन जवाब देने से पहले उसे काट देता है। उसे परवाह नहीं है कि एओआई किस तरह की लड़की है और अपने रिश्ते को एक सामाजिक औपचारिकता के रूप में सोचता है। इसलिए भले ही उसके पास अधिक लड़के हों जिसमें वह रुचि रखती है, यह सोकुके को परेशान नहीं करता है। एओआई यह समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सोकुके स्कूल में अगले दिन उसे फिर से काट देता है। उसके दोस्त एक अमीर और गर्म प्रेमी को उतारने के लिए उससे ईर्ष्या करते हैं। एओआई सहमत है, लेकिन गहराई से वह नहीं जानती कि सोकू के बारे में कैसा महसूस करना है।
अगले सप्ताह में वे कई डेट्स पर जाते हैं जिनमें एओआई को मजे नहीं आते हैं। सोकू के बहुत तेज चलता है, ज्यादा बात नहीं करता है और कभी मुस्कुराता नहीं है। एक बिंदु पर एओआई को लगता है कि कोई उसे डेट करने की धमकी दे रहा है। पर्याप्त होने के बाद एक दिन वह एक अमीर महिला के रूप में कपड़े पहनती है जो उसकी स्थिति से मेल खाती है। ड्रेस बहुत अच्छी है पर सोकू के इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। एओआई फिर से बातचीत करने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे सरल उत्तरों के साथ खारिज कर देता है। वह यह भी पूछती है कि क्या उसने अपने दोस्तों को उसके बारे में बताया है, लेकिन सोकू के सोचता कि ये बेहुदा सवाल है क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। एओआई एक और असफल डेट के बाद रेस्तरां छोड़ देती है और उम्मीद खो देती कि वो कभी उसका हो पाएगा। फिर वह यूटा से मिलती है जो उसे अपने माता पिता से मिलने और उसके बारे में अधिक जानने की सलाह देता है ताकि बातचीत अधिक सार्थक हो सके। एओआई सहमत हो जाती है और अगले दिन अपने घर चला जाती है। सोकू की माँ दयालु है लेकिन उसके पिता सख्त हैं। वह एओआई को अब खुद को व्यवहार करने के लिए कहता है क्योंकि वह उनके परिवार का हिस्सा बनने वाली है। सोकू उनको सुन लेता है और गुस्से से जल उठता है डंडा। वह अपने पिता को कभी पसंद नहीं करता है क्योंकि बूढ़ा आदमी सोचता है कि वह अपने बेटे का मालिक है। उसे एओआई के साथ भी ऐसा करते हुए देखकर सोकू अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता। वह अपनी प्रेमिका के लिए खड़ा है, अपने पिता को उससे दूर रहने के लिए कहता है। उसके बाद वे एक साथ बस स्टॉप पर चलते हैं, कई चीजों के बारे में बात करते हैं। सोकू उसके लिए पर्याप्त अच्छा नहीं होने के लिए माफी मांगता है। बदले में एओआई कहती है कि वह शायद ही उसके बारे में कुछ जानती है, लेकिन चूंकि वह अपने पिता के सामने उसके लिए खड़ा था इसलिए उसे आश्वासन दिया जाता है कि वह एक अच्छा व्यक्ति है, या शायद वह सिर्फ अपने डिकहेड पिता से नफरत करता है। एओआई की बस आती है लेकिन सोकू उसे अपनी ओर खींचकर किश करते हुए बस में बैठने से रुकता है। बस चली जाती है। जैसा कि दोनों चुंबन जारी रखते हैं, एओआई चंद्रमा पर है। अगले दिन वह सलाह के लिए यूटा को धन्यवाद देती है। भले ही उसने जिस तरह से सोचा था वह काम नहीं करता है। वे उनके कबूलनामे के बारे में बात करने से बचते हैं और अन्य हल्की फुल्की बातचीत में संलग्न होते हैं। यूटा का जन्मदिन कुछ ही दिनों में है और उन्हें अपने असाइन किए गए साथी से भी मिलने का मौका मिलेगा। हालांकि एओआई के विपरीत वह बहुत उत्साहित नहीं है। जब सोकू और एओआई अपनी अगली तारीख पर होते हैं तो वह उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में यूटा के लिए दुपट्टा खरीदने के लिए एक दुकान पर लाती है। उसके बाद वे एक मछली घर में जाते हैं लेकिन सोकू अच्छे मूड में नहीं है। सोकू को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एओआई नोटिस करती है कि वह ईर्ष्या करता है और उसे गले लगाता है क्योंकि उसे ईर्ष्या होने का मतलब है कि वह उसे पसंद करता है। सोकू पहली बार उस पर मुस्कुराता है और दोनों एक चुंबन साझा करते हैं। निम्नलिखित दृश्य में एओआई यूटो को दुपट्टा देती है। वह बताता है कि उसने अपने चुने हुए साथी से बात की लेकिन वह देश के दूसरे हिस्से में रहती है, इसलिए उन्होंने गर्मियों में मिलने का फैसला किया है। चूंकि यूटा के पास अपने जन्मदिन के लिए कोई योजना नहीं है, एओआई सोचती है कि यह एक अच्छा विचार है अगर वह उसे सोकू में अपने साथ लाती है। प्रारंभ में तारीख बहुत अजीब है लेकिन लोग बात करना शुरू कर देते हैं जब यूटो को पता चलता है कि सोकू ने उसका दुपट्टा चुना है। एक घंटे के अंत तक वे बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं लेकिन फिर दोनों को एओआई के बिना अकेला छोड़ दिया जाता है। यूटो सोकू से पूछता है कि क्या वह जानता है कि एआई क्या चीजें पसंद करता है और नापसंद करता है, उसके तरीके, जीवन में उसकी महत्वाकांक्षाएं या कुछ भी जो एक साथी को पता होना चाहिए। सोकू अपनी प्रेमिका पर ज्यादा ध्यान नहीं देने का दोषी है, इसलिए उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर यूटा उन चीजों को सूचीबद्ध करता है जो एओआई को पसंद है और बताते हैं कि सोकू उसके लिए बेहतर साथी कैसे हो सकता है। वे अंततः एक लड़ाई में पड़ जाते हैं और यूटो छोड़ देता है। अगले कुछ दिनों तक वह स्कूल नहीं आता है। फिर एक रात एओआई को पता चलता है कि सोकू टोक्यो में एक बेहतर विश्वविद्यालय में जा रहा है। वह अगले 6 साल वहां बिताएंगे, इसलिए अलग रहने से बचने के लिए दोनों को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना होगा। वह सुझाव देता है कि वे एक साथ आगे बढ़ें। हालांकि यह तभी संभव हो पाएगा जब वे शादी करेंगे। 16 साल के बच्चों के लिए शादी करना और परिवार शुरू करना एक प्रवृत्ति है, इसलिए एओआई अपने सिर को साफ करने के लिए कुछ विचार देता है। वह अपने चाचा के पास जाती है। अगले दिन वह अपने चुने हुए साथी के बारे में बात करता है जो विदेश चले गए जब वे अभी भी एक साथ थे। वह कभी नहीं लौटी और लंदन में किसी से खुशी से शादी कर ली है। उनके अनुसार दंड के साथ रहना आसान है यदि आप उस व्यक्ति के साथ हैं जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं। डरने के बावजूद एओआई अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार महसूस करती है। निम्नलिखित दृश्य में सोकू और एओआई टोक्यो में एक खुले परिसर के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। व्याख्यान में एओआई उब गया है लेकिन सोकू को इसका आनंद लेते हुए देखना उसके लिए इसके लायक बनाता है। लेक्चर के बाद वे कई जगहों पर जाते हैं, नया खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अंत में सोका के उसे एक चर्च में लाता है और उसे एक छोटी बिल्ली डिब्बे बॉक्स देता है जो वह हमेशा चाहती थी। यह उसकी खुशी लाता है जो तब गुना किया जाता है जब उसे अंदर सगाई की अंगूठी मिलती है। एओआई हाँ कहता है और दोनों शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। वह अपने सभी दोस्तों को प्रस्ताव के बारे में भी सूचित करती है लेकिन यूटा की कहीं और अनुपस्थिति के कारण उसका एक हिस्सा अभी भी खाली महसूस करता है। यूटो को मेल के माध्यम से शादी का निमंत्रण मिलता है लेकिन इस पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। यह शादी के लिए अग्रणी सप्ताह है और एओआई के पास करने के लिए बहुत काम है, लेकिन उसके सबसे अच्छे दोस्त का विचार कभी भी उसके दिमाग को नहीं छोड़ता है क्योंकि वह यूटो को बहुत याद करती है।
इसके अलावा वह और सोको की पहली लड़ाई होती है जब वह उसे अपने माता पिता से बात करने और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से इनकार कर देता है। ईओआई को पता चलता है कि वह अपने पिता को पसंद नहीं करता है, लेकिन वह अपने माता पिता के साथ भी संबंध बनाना चाहती है। सोको के सुनने से इनकार कर देता है और जब भी वे अपने माता पिता के बारे में बातचीत करते हैं तो उसे बंद कर देते हैं। महंगी डिनर डेट्स जल्द ही उबाऊ हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनमें कई चीजें आम नहीं हैं। एक दिन एओआई सोकाके के पिता के अस्पताल जाता है और उनसे शादी के बारे में बात करता है। बैठक अच्छी तरह से चलती है क्योंकि उन्होंने अंततः सीमाओं का सम्मान करना शुरू कर दिया है। परिसर से बाहर निकलते समय एओआई ने सोकाके को अपने पिता के कार्यालय की ओर जाते हुए देखा और उनका पीछा किया। वह उसे सुनती है, अपने पिता से एक जरूरतमंद दोस्त के लिए सिफारिश पत्र लिखने के लिए भीख मांगती है। जल्द ही पता चलता है कि उक्त दोस्त ट्यूटा है और उसे दूसरे चरण का ब्रेन ट्यूमर है। उनका इलाज टोक्यो के किसी महंगे अस्पताल में ही हो सकता है, लेकिन सिफारिशी पत्र के बाद आखिरकार उन्हें अपनी जान बचाने का मौका मिल जाएगा। अगले दृश्य में सोकाके यूटो को कागजात सौंपता है और उसे उम्मीद नहीं खोने के लिए कहता है क्योंकि उसके जीवित रहने की संभावना अभी भी अधिक है। इस बीच एओ एक पार्क में अकेला बैठता है। अभी भी अस्पताल में उसने जो सुना उसे समझने में असमर्थ है। चूंकि यूटा नहीं चाहता कि उसे बीमारी के बारे में पता चले, इसलिए वह अनजान होने का नाटक करने का फैसला करती है। यह उसे यह भी एहसास दिलाता है कि वह यूटो से बहुत अधिक प्यार करती है जितना वह देती है। फिर अंत में शादी का दिन आता है। मेहमान उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन देर से होते हैं। बाहर सोकाके एओआई से मिलती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। वह उससे पूछता है कि उसे क्या दुखी कर रहा है, भले ही उसे बहुत अच्छा विचार है कि यह क्या है। जब वह जवाब नहीं देती है तो वह पूछता है कि क्या वह यूटा से प्यार करती है। एओई से अस्वीकार करने के लिए जल्दी है, लेकिन फिर वह अपने बालों को छूती है। अब तक सोकाके जानता है कि इसका क्या मतलब है। वह एओई को बताता है कि उसकी खुशी एकमात्र चीज है जो मायने रखती है, और अगर उसे लगता है कि वह एक प्रेमहीन शादी में फंसने वाली है तो उसे अभी भाग जाना चाहिए। वह उसे जल्दी करने के लिए प्रोत्साहित करने से पहले मेहमानों और माता पिता को संभालने का भी वादा करता है। आंसुओं से भरा एओई उसे धन्यवाद देता है और हवाई अड्डे पर भागता है, जहां यूटो मस्तिष्क की सर्जरी के लिए टोक्यो जाने वाला है। वे टर्मिनल पर मिलते हैं और एओई अपने प्यार का इजहार करता है, जैसा कि यूटो ने अपने 16वें जन्मदिन की रात को किया था। प्रारंभ में यूटो बाहर निकलता है, उसे चर्च में लौटने के लिए कहता है, लेकिन अंत में उनका सपना सच हो जाता है और उन्होंने एक चुंबन दिखाया। अगर तुम मेरे जैसे हो तो एक ऐसा छोड़ दो। और आप वास्तव में खुश हैं कि यह फिल्म यूटा की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई।